नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। विपक्ष और किसान नेता इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के रेट के अनुपात में एमएसपी की बढ़ोतरी की गई है और किसानों की आय दोगुना करने की ओर सरकार का यह बड़ा कदम है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने यह आशंका जताई है कि किसानों का मुख्य एजेंडा अब कृषि कानून का विरोध करना न होकर कुछ और है। विज ने कहा कि आंदोलनकारी यह नहीं बता पा रहे हैं कि उन्हें इन कानूनों से आपत्ति क्या है। इससे साफ लगता है कि इनका विरोध कानून से नहीं बल्कि कोई गुप्त एजेंडा है। आज मुद्दे दो हैं, लेकिन दोनों सीधे किसानों से जुड़े हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन से जुड़े हैं। चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, किसान नेताओं ने क्या कहा है और क्या कहना है अनिल विज का। की वृद्धि पिछले 3 साल से लगातार एक वृद्धि का पैमाना रखा है कि जो फसल की यानी उसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट के ऊपर 50% का प्रॉफिट देना, इसको सुनिश्चित किया गया है। तो मैं आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और किसानों को बधाई भी देता हूं कि हमारी कल 16 फसलों की जो खरीफ की फसलें हैं उनकी जो एमएसपी है उसको बढ़ाया गया है। ऊंट के मुंह में जीरा क्या बढ़ाया है, कितने परसेंट बढ़ाया है, 3% भी नहीं बढ़ता। जो बढ़ाया है ये ऊंट के मुंह में जीरा है। 3 बिलों में उनकी आपत्तियां क्या हैं वो बता नहीं पाए हैं। वही बात उन्होंने कही है कि आप बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी से ये लगता है कि इनका एजेंडा 3 बिल ना होकर कोई गुप्त एजेंडा है। पंजाब के अंदर जी किसानों का या आंदोलनकारियों का एजेंडा किसान बिल ना होकर कुछ गुप्त एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी से वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से वेणु सिंगला जी जुड़ चुकी हैं और ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल हम बीजेपी से कर लेते हैं। वंदना जी, वो गुप्त एजेंडा क्या है जिसको लेके जो है अनिल विज साहब ने आज बयान दिया है? उनका कहना है कि कृषि बिलों के खिलाफ तो ये आंदोलन नहीं है, तो किसके खिलाफ है? मुझे लगता है कि ये ऐसा गुप्त एजेंडा है जो पूरे देश और प्रदेश की जनता को शुरुआत से दिखाई दे रहा था और अब बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देने लग गया है कि इनका कहीं पर भी दिखाई दे रहा था तो गुप्त कैसे रह गया मैडम? जी, लेकिन समझ सभी रहे हैं, समझ आप भी रहे हैं, समझ मैं भी रही हूँ और जो इसमें इन्वॉल्व है उनको तो पता ही है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और देश और प्रदेश की जनता को भी मालूम है कि जो राजनीति खेल रहे हैं किसानों के नाम पर, वो सबको दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे शुरुआत से हम इनको बोलते रहे कि इन कानूनों में अगर आपको कुछ गलत दिखाई देता है तो आप बताइए, लेकिन ना हम किसानों की तरफ से ना ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से कभी जवाब मिला। 11 बार मीटिंग हुई, वहां पर भी ये पूछा गया बताइए इसमें क्या अगर आपको गलत लगता है तो हम उसमें चेंजेस करने को तैयार हैं, लेकिन एक रट लगाए रखते माई वे और हाईवे, या तो हमारे तरीके से चलो नहीं तो हाईवे पे बैठे रहेंगे। तो ये तो पूरे देश की जनता ने देख लिया है कि इनका काम अगर ऐसा होता, उनको कुछ गलत दिखाई देता तो एक पॉइंट तो उसके ऊपर बोलते। इनके पास एक भी पॉइंट नहीं है। आप भी इतने लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि लगातार आप भी नजर बनाए रखे हैं कि किसी भी एक व्यक्ति ने एक ऐसा कोई कारण नहीं बताया जिससे हम कह सके कि इनको निरस्त किया जाए। जब कारण ही नहीं है तो पीछे क्या है इसके पीछे सिर्फ राजनीति है। और कौन लोग राजनीति चला रहे हैं? चढ़ूनी जी को देख लीजिए, राकेश टिकैत जी को देख लीजिए, वो पथ भ्रष्ट लोग हैं जिनकी अपनी जगह पर अपने एरिया में चलती नहीं है। अपने समय में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, आज कहीं ना कहीं जब देखा कि कहीं हम भटका सकते हैं लोगों को तो वहां पर आकर वो इकट्ठे हो गए। अगर शुरुआत से देखें तो पंजाब से शुरू किया गया। क्या बात कर रहे हो मैडम? आप किसानों को भटका हुआ बता रहे हैं। किसान आपने अपनी पीठ थपथपाई, कल एमएसपी खरीफ की फसलों पे आपने डिक्लेयर करी, आपने कहा कि ये आय दोगुनी करने को लेकर एक बड़ा कदम है, लेकिन किसान तो इसको ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर
किसानों की सुध होती तो कम से कम इस तरह से एमएसपी ना बढ़ाई जाती, कम से कम ध्यान रखा जाता किसानों का भी, लागत मूल्य तय करने से पहले सोचा जाता और फिर उस पर 50% का मुनाफा जो देने की बात कही थी वो किया जाता। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो 5 वर्षित लोग बताए हैं, मैंने 2 नाम लिए हैं, चड़ूनी जी का, राकेश टिकैत जी का। उन्हीं चड़ूनी जी का बयान है ये। बिंदु के लीडर हैं। अब मैं उनकी बात का जवाब दे देती हूँ। ऊँट में जीरा बता रहे हैं, मुझे एक बात बता दीजिए कि इतने सालों तक कितने किसान मरते रहे, तब तो इनको ध्यान नहीं आया कि हमें कोई आंदोलन करना है। 1200 रुपए में बाजरा पिटता रहा राजस्थान में, वहाँ पे 10 लाख का, उनको 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया किसानों का। वहाँ पर तो नहीं गए कि चल हम जाते हैं और वहाँ पर उनकी किसानों की आवाज उठाते हैं। सिर्फ इनको अपनी राजनीति दिखाई दे रही है। एमएसपी जिसको आप बता रहे हैं ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, चड़ूनी जी, उनको मैं जवाब देना चाहूंगी। आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगी। यूपीए सरकार में 2009 से 2014 में आप इतिहास में बहुत रहते हैं, आप बीजेपी के लोग ना इतिहास में बहुत रहते हैं। आप वर्तमान की बात जहां आती है आप इतिहास खंगालने लग जाते हैं। मैडम, मैं वेणु सिंगला जी, वेणु सिंगला जी, मैडम आप ये बताइए कि वो हिडन एजेंडा तो जो है वंदना पोपली जी कह रही है कि सबको पता है, सबको मालूम है कि क्या हिडन एजेंडा है इनका, इनके पीछे गुप्त एजेंडा क्या है। हिडन जो बातें हो सकती हैं वो तो इशारा आपकी तरफ कर रहे हैं सीधा सीधा। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं। हेलो, सुन पा रहे हैं, बोलिए वेणु जी बोलिए। देखिए, जी जी जी, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, जो डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, जो खाद के रेट बढ़ रहे हैं, जो लेबर का रेट बढ़ रहा है, यानी सरकार ये लेती दोनों हाथों से है और देती ऐसे चुटकी से है थोड़ा सा। तो वो जो 72 रुपए इन्होंने बढ़ाकर और अपनी वाहवाही लूटने का काम फिर से शुरू कर दिया, तो कितना भद्दा मजाक कर रहे हैं ये आज हमारे किसानों के साथ। इतने महीनों से वो जो सड़क पर बैठे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज इनके कानों तक नहीं जाती। और कोई ना कोई और बीच में एक आधा ये लोग भसूड़ी पा देते हैं कि कोई हिडन एजेंडा है जी, कोई गुप्त साधन है जी। अरे भाई, सीधी सीधी सी बात है, वो आपसे एमएसपी पर अपनी खरीद मांग रहे हैं और एमएसपी अगर आप इतनी सी बढ़ाएंगे, खर्चे उनके इतने बढ़ा देंगे, तो कैसे आप उनकी आय दुगनी करेंगे? आप केवल बातों में सरकार चलाना चाहते हैं, कागजों में सरकार चलाना चाहते हैं और प्रैक्टिकल तौर पर सड़क पर, धरातल पर कहीं कुछ नहीं आपका वजूद। आपने किसानों को जो बदहाली दी है, जो पूरे देश को, पूरी जनता को बदहाली दी है हर हाल में, चाहे वो किसानियत हो, चाहे अभी जो कोरोना महामारी गई है वो हो, चाहे अब एजुकेशन सिस्टम की बात हो जाती है, तो कहाँ आप यहाँ ले जा रहे हैं इस देश को और प्रदेश को? कौन से गुप्त एजेंडा की बात कर रहे हैं? कौन से हिडन? हम तो बिल्कुल आपके मुंह पर सामने आकर बात कर रहे हैं, सामने से सवाल पूछ रहे हैं, सामने से जवाब दे रहे हैं। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम सामने से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पीछे से हिलाना चाहते हैं सरकार को। ओंकार जी, सिर्फ 4 मई के बाद से अगर देखें तो 22 बार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि डीजल के दामों को ध्यान में रखते हुए ही एमएसपी की बढ़ोतरी की गई है और एक ये बड़ा कदम है आय दोगुना करने की ओर सरकार की ओर से किया गया प्रयास। प्रदीप जी, बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ बीजेपी का छोटे से नेता से लेके बड़े से नेता तक हरेक कोई झूठ बोलता है। बड़ी चालाकी से मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि हम इनकी कोस्ट प्लस 50% का फार्मूला लागू करके दुगनी आय करना चाहते हैं। इन महोदय से ये तो पूछ लीजिए कोस्ट कितनी है, पहले किसानों को बिठा के उनकी लागत तो एस्टिमेट ले लीजिए, तब उसके बाद 50% डालेंगे ना, तभी तो रेट निकालेंगे। ये तो ऐसी कमरों में बैठ के रेट फिक्स कर देते हैं, इतने रुपए बढ़ा दिया बस। जबकि आज अगर हम देखें 22 बार डीजल बढ़ चुका है, पेट्रोल बढ़ चुका है और जितने कृषि के इनपुट्स हैं उन सबका रेट बढ़ चुका है। यहाँ तक कि खाद का रेट भी बढ़ गया था, जो इन्होंने सब्सिडी के नाम पर एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से लिया, ऐसा कर दिया। और मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि ये किसानों का कोई गुप्त एजेंडा है। भाई, विजिलेंस जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां वो किसकी हैं? सरकार किसकी है भारत में? तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं?
अगर ये गुप्त एजेंडा है तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बताएंगी या पाकिस्तान सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां बताएंगी? ये लोग ऐसे हैं, जब ये कहीं डिबेट में फंस जाते हैं तो कांग्रेस शासित प्रदेशों का नाम लेने लग जाते हैं, हरियाणा को भूल जाते हैं, पुरानी पॉलिसियों को निकाल देते हैं, ये भूषा के गर्त में चले जाते हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भूषा की बजाय ना आगे वाला देखिए, भूतकाल की बजाय भूषा का देखिए। आप भूतकाल में चले जाते हो, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, और सबसे बड़ी बात है ये वही मंत्री और वही सरकार है जो 2013 में हरियाणा में आधे नंगे होकर सड़कों पर ये प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें माननीय अनिल विज जी भी थे महंगाई के खिलाफ, और ये कहते थे कि हमारी सरकार आते ही पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट की रिपोर्ट लागू की जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वंदना पोपली जी से, वो कलम कहाँ है? उस कलम के हमें दर्शन ही करा दीजिए। वो C2 प्लस 50% का आश्वासन दिया गया था 2013 में, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर मना कर दिया गया था कि हम ये लागू नहीं कर सकते। हमारे साथ रतन मान साहब जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन से। रतन मान साहब, सीधा सीधा गृह मंत्री की ओर से आरोप लगाया गया है कि आप लोग कोई हिडन एजेंडा, कोई गुप्त एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं। आपका विरोध कृषि कानूनों के खिलाफ तो कम से कम नहीं है। अगर कृषि कानूनों के खिलाफ होता तो आप बता पाते कि इन कानूनों में काला क्या है, खराबी क्या है। आप वो बता नहीं पा रहे, आपका एजेंडा कुछ और है। बैठक हुई है सरकार के साथ, वहाँ एक एक बिंदु पे बात की गई है जी। हर बार सरकार को बताया गया, लेकिन सरकार की मनसा ठीक नहीं है किसानों के प्रति। वो चाहे इसको जो भी रूप देते रहे, जिस तरह का भी सरकार इसमें अपना वक्तव्य दे, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, हमारी मांग बिल्कुल साफ है, और हम बिल्कुल तीनों कानून के जो उसमें खामियां हैं वो सरकार को बार बार हम बता चुके हैं। बार बार खामियां बताई जा चुकी है, सरकार सुनने को तैयार नहीं, ये रतन मान साहब कह रहे हैं। और बीजेपी ये कहती है कि खामियां बताई नहीं गई, हमें आज तक पता ही नहीं किसान चाहते क्या हैं। उनका एक रट है सिर्फ कि कानून वापिस हो, उसके अलावा कोई बात ही नहीं रखी गई। और ये बात तो आपकी ओर से भी रतन मान साहब लगातार कही गई है कि कानून वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं। तो आप कानून में खामियां कहां बता रहे हैं? आप तो सिर्फ वापसी की बात कर रहे हैं। वापसी की बात तो हम इसलिए कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है, चर्चा नहीं कर रही सरकार बिल्कुल भी। सरकार चर्चा करे, खुले मन से बात करे। अच्छा, अगर ये कानून सब कुछ ठीक है तो 12 जो उसमें बिंदु है जो सरकार ने माना भी इसमें कुछ है, हम उनको हटाने के लिए तैयार है, तो ठीक है, तो फिर हटाने को लिए क्यों तैयार है? तो ये हटाए बैठ करके किसानों के साथ। वंदना जी, अब तो रतन मान साहब ने साफ साफ बोल भी दिया है कि 12 बिंदु तो ये है, और जो कल केंद्रीय कृषि मंत्री जी का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि किसान आए, हम बातचीत के लिए न्योता देते हैं और बातचीत हो तो संशोधन के लिए भी तैयार हैं। जब इतने बदलाव हो सकते हैं तो कानून वापस क्यों नहीं लिया जा सकता? ये सवाल किसानों की ओर से है, ये किसानों की ओर से ये सवाल। 12 बिंदुओं की ये जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने भी लगातार इनके बारे में सुना होगा, और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी आकर इसके बारे में बताया था। उसमें पराली का भी इशू है, उसमें विद्युत का भी इशू है, और इसके अलावा उसमें एपीएमसी सशक्त हो, ये भी इश्यूज उन्होंने डाले हुए हैं। लेकिन इन कानूनों में क्या गलत है? मेरे ख्याल से अगर इनको लगता है सरकार नहीं सुन रही तो ये मीडिया के माध्यम से ही बता दे किसी दिन बैठकर, और किसी दिन क्यों 6 महीने से ज्यादा हो गया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मीडिया के ऊपर, इसमें ये कमी है। मैं बताना चाहता हूँ इनमें क्या कमी है। बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कौन सा पॉइंट है जो आपने बता दिया। पर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ क्या कमी है इनमें। उनसे पूछ लीजिए कौन सा पॉइंट है, बता दिया। रतन मान साहब से पूछ लेते हैं। एक बार सुन लीजिए, एक मैं इसको पूरा कर दूं। बहुत सारे प्रश्न हो गए थे यहाँ पर। आप हिडन एजेंडा की बात, जो यहाँ पर बैठे किसान मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो ये शिव कुमार सरकार जी ने क्या आरोप लगाया था कड़ूनी जी पर 10 करोड़ लेकर सरकार गिराने का? यहाँ पे प्रवक्ता बैठी है कांग्रेस की, विद्या जी ने क्या कहा कि शराब बांटो, तो इसका जवाब मुझे देना चाहिए। ओंकार सिंह जी कहते हैं कि बार बार आप कांग्रेस में चले जाते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं, चलिए आज आप पर ही जाते हैं, आप बता दीजिए ना आपने क्या किया था। हमने किसानों को मैं बताता हूँ, आपको मैं कमियां गिनाता हूँ, आपको मैं कमियां गिनाता हूँ। आप ये बताइए, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो परिवर्तन करके सूची को चेंज किया गया, जो सूची में से वस्तुएं बाहर निकाली गई, उन वस्तुओं का फायदा क्या किसान को मिलेगा? उस आवश्यक वस्तु अधिनियम में के परिवर्तन की वजह से ही आज सरसों के तेल की कीमत
200 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। आप ये बताइए इस कानून में है क्या? मैं आपको इसकी 1000 कमियां बताने के लिए तैयार हूँ। आपके मंत्री भी कहते हैं इसमें हिडन एजेंडा है। अगर हिडन एजेंडा है तो उसको कौन देखेगा? विजिलेंस एजेंसियां आपकी क्या कर रही है? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही है? और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गृह मंत्री जी अपने आप को खबरों में रखने के लिए कोई भी ऐसी चीज बोल देते हैं जिसका अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है, जिनको खबरों में स्थान मिल जाता है। आप ये बताइए 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, 12 दौर की वार्ता में आपने क्या किया? नहीं, सवाल तो वंदना नहीं, सवाल एक सवाल तो ओंकार जी का जायज है। अगर एजेंसी आपकी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपके पास सीआईडी है, सब कुछ है, आप पता कर सकते हैं किसानों का एजेंडा क्या है। आप खुल के बोलिए, आप खुल के बोल नहीं रहे। आप ये कहते हैं कि गुप्त एजेंडा है, गुप्त एजेंडे की सुई जाके अटक जाती है कांग्रेस पे। बताइए, अब किसान और कांग्रेस आपने मिला दिया, लोगों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर दिया गया कि हाँ बस ये कुछ डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, कानून बढ़िया है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए प्रदीप डबास जी, सबसे पहले किसान और कांग्रेस को नहीं मिलाया हमने कुछ ऐसे लीडर्स जो किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे थे और उसके साथ विपक्षी पार्टियों को मिलाया, खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात आप उन पे कार्रवाई करिए, की बात कर लीजिए, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये देखिए है, हर गलत बात का समर्थन, हर गलत बात के वंदना जी आप उन पे कार्रवाई कीजिए, सरकार आपकी है। हर गलत बात मैं एक सवाल रतन मान जी से ले रहा हूँ। वंदना जी, एक सवाल रतन मान जी से लेता हूँ, फिर मैं वेणु जी और वंदना जी के पास आऊंगा। रतन मान साहब, सरकार का यह कहना है कल जो खरीफ की फसलों पे एमएसपी जारी हुई उसमें बाजरे पे 100 रुपए बढ़ाया गया, 70 से 78 रुपए जो है वो धान पे भी बढ़ाया गया। सरकार ये कहती है कि ये किसानों की आय दोगुना करने के दिशा में एक बड़ा कदम है, आप इसे कैसे देखते हैं? डबल तो जीवी करेंगे। आज ये तो साबित करे सरकार हमारी एक किसान की आय कितनी है सालाना, अभी तो हम उसको दुगना मान लेंगे। अभी तो किसान घाटे की खेती कर रहा है, घाटे के सौदे में काम कर रहा है, आय नहीं है किसान की। फिर दूसरी बात मैं कहता हूँ कि झगड़ा कहाँ निकलने वाला है भाई, जो सरकार ने भी मानना है वादा किया है, जो C250 का जो फार्मूला है, आप इसके आधार पे हमारी फसलों का दाम दे दीजिए। अगर इस वर्ष C250 के फार्मूले से अगर ये भाव तय करते तो 2590 रुपये हमारा पर क्विंटल धान का बनता, और इससे मुकाबले में 630 रुपये प्रति क्विंटल हमने इस फार्मूले के ना लागू होने से 630 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा इस वर्ष उठाना पड़ेगा। तो आय कैसे दुगनी होगी? C2 प्लस 50% तो इनकी सरकार में आने से पहले वादे थे, सरकार में आने के बाद तो इनकी समझ में आ गया ना कि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, दे ही नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे दिया इन लोगों ने। वंदना पोपली जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपकी ना जानकारी में हो तो लागत मूल्य के बारे में सिफारिशें मांगी जाती है अलग अलग राज्यों से। गेहूं के लागत मूल्य को लेके जो सिफारिशें मांगी गई थी उसमें हरियाणा का नाम मैं पहले लूंगा, 1864 रुपए लागत मूल्य तय या सिफारिश लगा के भेजी थी हरियाणा सरकार ने कि 1864 हरियाणा में एक क्विंटल पे लागत आती है एक किसान की। पंजाब में हरियाणा में 1705, पंजाब में 1864 रुपए, और गुजरात में 2094 रुपए की सिफारिश भेजी गई थी और बिहार में 1722 रुपए की सिफारिश भेजी गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने सबको मिला जुला के पूरे देश का 960 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एक मानक मान लिया कि इतनी लागत आती है, और उसके बाद औसत डाल के और उसके बाद उसका रेट तय कर दिया 1975 रुपए। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही है? देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लागत से 50% मुनाफे की हम बात कर रहे हैं। आपने जो अभी कहा कि जो सिफारिशें भेजी गई थी वो एमएसपी के लिए भेजी गई थी, उसकी आप बात कर रहे हैं। लागत के लिए भेजी गई थी। नहीं, ये एमएसपी के लिए भेजी गई थी। मैं सरकारी आंकड़े बोल रहा हूँ, मैं सरकारी वेबसाइट से और सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको लागत के लिए। प्रदीप डबास जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मानती हूँ कि हमने जरूर कोर्ट में हलफनामा दिया है, लेकिन हम लागत से 50% ज्यादा हम देना चाहते हैं। C2 मामले में अगर हम बात करें तो उसमें जमीन का जो रेंट है और उसका इंटरेस्ट
मिलाकर देने की बात है। स्वामीनाथन जी ने खुद अभी ट्वीट करके इसमें सेटिस्फेक्शन जताई थी कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की गई हैं उससे वो सेटिस्फाइड है। लेकिन जो कांग्रेस है अपने पैर के नीचे दबाए रखी इतने साल तक, उनसे आपको बार बार कांग्रेस ये सवाल तो वेणु जी से बनता है। वेणु जी, 10 साल आपकी सरकार रही, केंद्र में भी 10 साल आपने राज किया, हरियाणा में भी। किसानों के लिए अगर आपने कुछ किया होता तो आज आपको इनके खिलाफ ना खड़ा होना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, आपका ये सवाल गलत है कि किसानों के लिए अगर आपने कुछ किया होता। आप किसानों से पूछ लीजिए कि क्या ऐसी बदहाली पहले कभी इतने सालों में उनकी हुई भारतवर्ष? बदहाली तो ये तो हम सब आज जी प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं ये पूछूंगी कि ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं। देखिए, हरियाणा में इस बार जो मैं एक आंकड़ा बता रही हूँ, हरियाणा में 83 लाख मीट्रिक टन की परचेज हुई है गेहूं इस सीजन में। और यूपी जो हरियाणा से 10-15 गुना बड़ा है, वहां केवल 45 लाख मीट्रिक टन की परचेज हुई है। भाई, अगर एमएसपी का सवाल है तो वहां की सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? हरियाणा पंजाब में अच्छी एमएसपी मिलती है, यहाँ के लिए हम आवाज उठाते हैं, हम बात करते हैं। यूपी का जो किसान है वो बेचारा अपनी फसल बेचने के लिए हरियाणा में आना चाहता है। आप करते हैं कि फसल आप कहीं भी बेचिए, और जब वो आता है आप उसको बॉर्डर पर रोक लेते हैं, और वो ना तो अपने ही होम टाउन में बेच पाता है, ना वो पड़ोसी राज्य में बेच पाता है, और फिर उसको आने पौने दाम में। यानी कहने का कुल मतलब ये है कि किसान को आपने पूरी तरह से व्यथित कर दिया है, पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। आज जो किसान का हाल है वो बेचारा बॉर्डर्स पर बैठे, आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतनी बारिश और इतनी बीमारी वो झेल गया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। इतना निर्दयीपन, इतना कठोर हृदय मैं जवाब दे दूं, मेरे ख्याल से वेणु सिंघला जी बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। मुझे लगता है क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अरे बड़ा अजीब सा तथ्य। मैं आ रहा हूँ ओंकार जी आपके पास। मैं रतन मान साहब की बात कर रहे हैं, सरकार का ये ऑलरेडी आप लोगों पर बार बार यार। वंदना जी, मैं रतन मान जी से एक सवाल ले लेता हूँ। रतन मान साहब, आप पे बार बार ये आरोप लगता है, जिस तरह से अनिल विज साहब ने भी आज कहा, कि कोई गुप्त एजेंडा है। गुप्त एजेंडा आप चला रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ टाइम से लगातार बोल रही है कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार को सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आपका कोई किसी बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि किसी तरह सरकार अस्थिर हो। नहीं, हमारा एजेंडा ना तो सरकार हटाना है, ना किसी पार्टी की सरकार बनाना है। ये बिल्कुल निराधार बातें हैं, ये बचकानी चाल है जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है। ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन हमारा एक किसानों के साथ एक इस तरह का माहौल होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ जब हम आंदोलन करते हैं तो हमें विपक्षी पार्टियों के पाले में फेंक दिया जाता है। तब वो पार्टी सत्ता में आ जाती है, फिर हम आंदोलन करते हैं तो वो फिर विपक्षी के पाले में हमको फेंक देती है। तो ये तो राजनीतियों की एक बड़ी साजिश है, चाल है, बचकानी चालें हैं इनकी, ताकि इनको विपक्ष का बना करके, इनको विरोधी का दर्जा दे करके, इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सिख, हिंदू इस तरह का बना करके मुद्दे को आ रहा हूं, इनकी बात पूरी होने दीजिए। आ रहा हूं। वंदना जी, मेरी बहन, मेरी एक बात सुनिए। उत्तेजना कभी नहीं होनी चाहिए। आपने मुझे चैलेंज किया है, अगर ये आपने सुनो, अगर आप सुनिए अगर आप हमारी बात को नहीं समझ, आपने कहा कि मीडिया में बोलिए आप। मैं चैलेंज करता हूँ वंदना जी, मैं चैलेंज करता हूँ कि इस देश में ओपन डिबेट होनी चाहिए। 3 कानून के ऊपर आपकी सरकार बैठ जाए, पूरी दुनिया लाइव देखे। हम तैयार हैं आपको लाइव आने के लिए। पूरा देश देखेगा इन कानूनों के बारे में। मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। मैं पहले ओंकार जी से एक सवाल ले लेता हूँ। ओंकार जी, आप कह रहे थे कोई तथ्यात्मक सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, फिर वंदना जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, मेरे 2-3 पॉइंट है, सिंपल से जी। मुख्यमंत्री जी ने बोला लागत प्लस 50% हमने दिया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने लागत कैसे कैलकुलेट करी, जरा वही दिखा दीजिए। कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज में आपने डिग्री हासिल करी, आपने कैसे? ये सवाल तो मैंने कल भी पूछा था वंदना जी से कि लागत का आधार क्या है, ये बताइए।
लागत का आधार बताइए। दूसरा, अनिल विज जी कहते हैं कि कृषि कानून में कमियां क्या है, तो मेरी किसान नेताओं से हाथ जोड़कर अपील है, 12 दौर की आपकी वार्ता हो चुकी है, 13वें दौर में इन बाबे को भी ले जाना हुआ साथ में, ताकि इसको कमियां पता लग सके। आज 6 महीने के ऊपर हो गए, पूरे देश को कमियां मालूम है। मैं बताता हूँ, 3 कानून है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में इन्होंने जो जरूरी वस्तुओं की सूची है, जिससे काला बाजारी और जमाखोरी ना हो सके, उस जूरी में से आटा, चावल, दाल, गेहूं, दलहन, आलू, प्याज को बाहर कर दिया, ताकि इनका जो जमकर जमाखोरी हो सके। आज उसी का परिणाम है कि तेल, सरसों का जो खाने की आइटम है, उसका रेट 2 गुना से ज्यादा हो चुका है, जबकि उसकी 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, एक बाबा रामदेव की और दूसरी अडानी की है। ये लोग क्या करते हैं, जब ये फंस जाते हैं, इनका ये 2 सवाल, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस की ओर से एमएसपी डिक्लेयर होना अलग बात है, एमएसपी पे खरीद होना अलग बात है। जब एमएसपी पे खरीद नहीं होती है तो प्राइवेट प्लेयर मंडियों में आते हैं, वो ज्यादा भाव देके किसान से तो खरीद सकते हैं, लेकिन आम आदमी मरता है। फिर उसमें यही हाल हुआ, 1 साल में 120 रुपए से 220 रुपए सरसों का तेल पहुंचा है मैडम। देखिए, और दोनों कंपनियां रामदेव और उसकी अडानी की। सुन लीजिए ओंकार जी, सुनने का भी ध्यान रखिए, आपकी बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी, आपको काटा नहीं बीच में मैंने, आप सुन लीजिए। आपने 3 कानूनों की बात की, लेकिन तीसरे में जो संशोधन है उस पर आपने प्रश्न उठाया। मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि हुडा कमेटी थी, उसमें उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दी थी, द यूज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट शुड बी ये फिर कांग्रेस के बीच में घुसे। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो जनता आपको क्यों चुनती? अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो जनता आपको क्यों चुनती? आप एक कांग्रेस के चतुर से बाहर क्यों नहीं निकलते? जवाब ले लेते हैं ओंकार जी, ओंकार जी जवाब लेने दीजिए, फिर करते हैं जवाब लेने, आप ही के पास आएंगे। हमारे को जनता ने जिसके लिए बोलिए 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 वंदना जी बोलिए। काम कर रहे हैं, और आपको जिसने नहीं किया वो रखिए। और जहाँ पर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, बार बार भ्रम फैलाया जा रहा है कि जमीन चली जाएगी, एमएसपी चला जाएगा, उसका आधार क्या है, वो आज तक जवाब नहीं दिया। आप एक छोटा सा पॉइंट लेकर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल वैलिड ढंग से किया गया है। अगर हमें लगता है कि आज के समय में जरूरत है इस एक्ट में संशोधन करने की, तो हमने किया, लेकिन जो आप कमी दिखाना चाह रहे थे, ठीक है, एक्ट में संशोधन के लिए आप तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, किसान कहते हैं कि कानून ही वापिस हो, ये अलग बात है। अब फाइनली आप खुल के बता दीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल भी बैठी है, कांग्रेस भी बैठे, किसान भी बैठे, वो गुप्त एजेंडा क्या है जिसको लेके आज अनिल विज साहब ने जो है इंडिकेशन दिया है, एक संकेत दिया है, वो गुप्त एजेंडा एक बार फिर से खुल के आप लोगों को बताइए, कांग्रेस से जवाब ले लेंगे। अभी रतन मान जी से मैं एक प्रश्न पूछ रही थी जी, सुनना चाहेंगे। प्रश्न उन्होंने रोक दिया, उसका जवाब उसी ने आपका जवाब दिया जाएगा। जी जी, आप अभी रतन मान जी कह रहे थे कि हमें सरकार गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं चाहते कि सरकार गिराई जाए, लेकिन मुझे इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो विधायकों पे प्रेशर डालने के लिए किसान उनके घरों के बाहर क्यों बैठे थे? अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सरकार गिराने में, केंद्र सरकार से बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, जत्थेबंदियों के, उनके जो जत्थेबंदी के लीडर है उनकी बात हो रही है, लेकिन आप हरियाणा सरकार के जो निर्दलीय विधायक है, जेजेपी के विधायक, वेणु जी 20 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, फिर मैं रतन मान जी के पास जाऊंगा, मुझे खत्म करना है। वेणु जी बोलिए। जेजेपी के आपके साथ मिलकर ये सारा खेल रचा जा रहा है, बोलिए। बीजेपी का आरोप है ये, वंदना जी जवाब लेते हैं, फिर मैं रतन मान जी के पास जाऊंगा। महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ा रहे हैं, देने के नाम पर इनके पास केवल झूठे और खोखले वायदों के अलावा कुछ भी नहीं है, सबको बरगला रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो इनसे दुखी है, और इसलिए ये सरकार चलाने में बिल्कुल भी सक्षम मान साहब 10 मिनट में आप अपनी बात रखिए, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए, जो वंदना जी कह रही थी कि विधायकों के, और हम अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, इनकी पुलिस हमें लाठियां बरसाती है, और हम सुन लो मैडम, सुन लो। हम वंदना जी हम दिल्ली के बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो समझ जाइए। नहीं, गलत, हम बच्चे नहीं है, नहीं, हमें कोई बहकाएगा वंदना जी हम बच्चे नहीं है जो हमें बहका देगा कोई, ये आपका आरोप गलत है कि आप ये बात कर रही हो। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोई गुप्त एजेंडा है, 6 महीने भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई गुप्त एजेंडा है, कांग्रेस कहती है एजेंडा सामने लेके आए, और किसान कहते हैं, ये आंदोलनकारी कहते हैं कि हम कोई बच्चे नहीं है।
देखना है वो गुप्त एजेंडा खुल के भारतीय जनता पार्टी बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी। नमस्कार।